स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग इतिहास के वीडियो को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जिस वीडियो में हमने पहले बात करी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बाद हमने देखा था कि फ्रांस की क्रांति के बाद किस तरह से नेपोलियन का फ्रांस में उदय होता है और फिर किस तरह से उसका अंत हो जाता है। ये दो वीडियो आपको मिल चुकी है। ये पार्ट थर्ड होगा, इतिहास के चैप्टर का पार्ट थर्ड होगा ये। इसमें हम लोग बात करेंगे नेपोलियन के अंत के बाद जो युग चला, जो एक एरा चला, जो एक समय चला, उस समय के बारे में, जिसमें मेटरनिक व्यवस्था या मेटरनिक का नाम आता है। ठीक है, उसके पहले मैं विषय वस्तु पर आऊँ, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद आप सभी का, आपने सपोर्ट किया और ख़ास करके टीचर डे वाले दिन जो आपने जिस तरह से अरेंजमेंट किए, जिस तरह से आपने अपना प्यार लाड दुलार दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। मेटरनिक युग, नीचे फोटो देख सकते हैं आप। मेटरनिक कौन थे? मेटरनिक एक व्यक्ति थे जो नेपोलियन के अंत के बाद यूरोप की गद्दी पर यानी ऑस्ट्रिया की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। उसी वाटरलू के युद्ध में एक तरफ कौन था? फ्रांस था, यानी एक तरफ फ्रांस यानी नेपोलियन और एक तरफ बहुत सारे यूरोपीय राष्ट्र, जहां आप बोल सकते हैं जर्मनी, इटली, रूस, है ना, इस तरह के देश थे। इन जब देश में युद्ध हुआ तो कौन जीता था? जीता कौन था? तो जो गुच्छे वाला देश था, यानी जो 5-6 संख्या में थे। फ्रांस पराजित हो गया था, नेपोलियन की हार हो गई थी। हार के कारणों पर आप चर्चा कर सकते हैं और हार के कारणों पर मैंने चर्चा कर दी है पिछले वीडियो में ही। आप देख लें कि नेपोलियन का अंत कैसे हुआ है, उसी वीडियो में मैंने समझा दिया था। तो उस युद्ध के पश्चात जब नेपोलियन का अंत हो गया तो एक नई व्यवस्था, एक नया व्यक्ति आया गद्दी पर बैठने। उसका नाम क्या था? मेटरनिक। समझते हैं पूरी कहानी। 1815 में वाटरलू के युद्ध के पश्चात मेटरनिक युग की शुरुआत हुई, है ना। आप ऐसे समझे कि आप ही मेटरनिक हैं। सभी लोग समझेंगे कि आप क्या हैं, आपका नाम क्या है? मेटरनिक है। मेटरनिक क्या थे? एक व्यक्ति थे। और आप जब गद्दी पर बैठते हैं, आपने जिस तरह की संस्थाएं डेवलप करी अपने क्षेत्र में, जिस तरह की आपने योजनाएं चलाई, जो भी नियम कानून आपने पारित किया, वो एक समय में चला ना। मान लीजिए आप गद्दी पर बैठते हैं 1815 में और 1830 तक गद्दी पर बैठे रहते हैं, तो 15 से लेकर के 30 तक का जो समय होगा उसे क्या कहा जाता है? एक युग कहा जाता है, एक एरा कहा जाता है। तो उसी युग को मेटरनिक के नाम से आता है, क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? मेटरनिक की। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। ये बातें पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, और मेटरनिक ने जो व्यवस्थाएं स्थापित करी यूरोप में, जिस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने दी, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। अगर आपसे दोनों बातें पूछे तो आप दोनों ध्यान रखिएगा। मेटरनिक युग क्या था? तो मेटरनिक व्यक्ति जो गद्दी पर बैठे, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उस जितने समय तक उन्होंने गद्दी पर बैठ करके शासन किया ऑस्ट्रिया के क्षेत्र में और यूरोप के क्षेत्र में, उस व्यवस्था, उस युग को क्या कहा गया? मेटरनिक युग। और मेटरनिक ने जितनी व्यवस्थाएं लागू की, उस व्यवस्था को क्या कहा गया? मेटरनिक व्यवस्था। क्लियर है युग और व्यवस्था में? अब देखिए, मेटरनिक जो थे, इनका नेपोलियन से क्यों विवाद था? क्योंकि दोनों के विचार एक दूसरे से अलग थे। दोनों के विचार एक दूसरे से क्या थे? अलग थे। आपका किसी व्यक्ति से झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि आपके विचार और उसके विचार एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे घर में झगड़ा हो, घर के सदस्यों में झगड़ा हो, या आपके दोस्तों से झगड़ा हो, इसी बात को लेकर के झगड़ा होता है कि आप जो चाहते हैं कि वो समझे, वो नहीं समझता। आपका विचार उसके विचार से नहीं मिलता है, इसी वजह से झगड़ा होता है। क्योंकि आप चाहते हैं कि वो मेरे विचार के अनुसार चले, मेरे अनुसार चले, वो चाहता है कि नहीं वो मेरे अनुसार से चले। क्योंकि आप सभी लोग अपने अपने विचार को सत्य मानते हैं कि वही रास्ता है, वही सत्य है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं मेटरनिक स्वभाव से कैसा था। जो व्यक्ति मेटरनिक था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, वो कैसा था स्वभाव से? स्वभाव से आप ऐसे बोल सकते हैं, घोर प्रतिक्रियावादी था। पुरातन व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था। यानी जितना भी नेपोलियन ने परिवर्तन किया फ्रांस में, यूरोप के क्षेत्र में, उस सारे परिवर्तन को फिर से समाप्त करना चाहता था। कौन? मेटरनिक। ये चाहता था जो नेपोलियन से पहले वाली व्यवस्था थी फ्रांस में, यूरोप में, यानी राजा वाला व्यवस्था, राजतंत्र वाली जो व्यवस्था थी फ्रांस में, जो फ्रांस की क्रांति के बाद समाप्त हो गई, इसी राजतंत्र को फिर से स्थापित किया जाए। यानी आप बोल सकते हैं मेटरनिक साहब आपके लफ्ज में पुराने ख्यालात के व्यक्ति थे, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप लोग हुलाडी ब्रांच वाले बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपने उस दिन एक बात सुन रही थी कि हमारी संस्कृति को खतरा है, हमारी संस्कृति को बनाए रखना है।
तो ये जो संस्कृति वो लोग रट्टा मार रहे थे, उनसे संस्कृति का शब्द अगर लिखा दिया जाए हिंदी में तो शायद वो नहीं लिख पाएंगे बढ़िया से। संस्कृति है क्या, इसके बारे में उनको नहीं पता। संस्कृति को बनाए रखा जाए, अरे ये ऐसे व्यक्ति होते हैं समाज में जो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। यानी महिलाएं जो थी वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, महिलाएं जो थी वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती, महिलाएं अगर शाम में 6 से 7 अगर बीच में अगर थोड़ा बाहर निकल गई तो फिर उनको बहुत टेंशन है। महिलाएं उनसे सीधे मुंह बात नहीं कर सकती। जो महिलाएं घर की होती है उनका घूंघट इतना रहना चाहिए, आप अलग थलग कपड़े नहीं पहन सकते। महिलाएं सेल्फ ड्राइविंग नहीं कर सकती, महिलाएं जॉब नहीं कर सकती, महिलाएं सिर्फ उनके घर में खाना बना सकती। ये ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति को बनाए रखा जाए। अरे थोड़ा परिवर्तन हो रहा है तो होने दीजिए ना, परिवर्तन इस देश के हित में ही है, ठीक है। क्योंकि अब भारत जो राष्ट्र है ये खुला समाज है। भारत का समाज क्या, खुला समाज है, और हमें विश्व के साथ चलना। हम फिर से वही व्यवस्था क्यों लागू करना चाहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का शोषण, आप उनका दर्जा छीन लेते हैं, उनसे उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं, है ना। यही हुआ था ना उस दिन, क्या हुआ था, उनका मुख्य मुद्दा था, उस झगड़े का मुख्य मुद्दा यह था कि भाई पुरानी व्यवस्था को बनाए रखा जाए। यानी क्या, लड़कियां जो एंजॉय कर सकती है, यानी जो आप हंस बोल करके बात कर सकती हैं, आप पढ़ाई कर सकती हैं, इनको बंद कर दिया जाए, है ना। और ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो घर में महिलाओं को मारते पीटते रहते हैं, यही पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं परिवर्तन हो। समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान चला रही है, लड़कियां पढ़ रही है, आधे से ज़्यादा अब बिहार के थाने में आपको दरोगा महिलाएं दिखेंगी, है ना, स्त्रियां दिखेंगी, लड़कियां दिखेंगी दरोगा। जाइएगा उसके मुँह बात कीजिएगा पुरानी व्यवस्था को, थप्पड़ बजड़ेगा सीधे मुँह पर। अब वो व्यवस्था खत्म है, आप मर भी जाइएगा वो व्यवस्था फिर से नहीं आएगी कि महिलाएं घर में कैद रहेंगी, महिलाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता। वेद पुराण पढ़ने का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया था उत्तर वैदिक काल से, वो व्यवस्थाएं खत्म हुई। आप मर जाइए, व्यवस्था लौट के नहीं आएगी, और ना हम सभी शिक्षित लोग लौटने देंगे, ठीक है। तो आप अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ाइए, सोचने के स्तर बढ़ाइए, और प्रयास करिए कि समाज का कुछ भला। समाज का भला तभी होगा जब सभी को समाज में समान अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, सभी को समान अधिकार दीजिए। आपका समाज स्वतः शिक्षित, व्यवस्थित और स्वास्थ्यवर्धक हो जाएगा। मैटरनिटी की बात करते हैं, थोड़ा चले गए थे उधर। मैटरनिटी क्या था, पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था। यानी फ्रांस में जो पुरातन व्यवस्था थी, यानी राजा वाली व्यवस्था, वही बनाए रखना चाहता था। नेपोलियन ने जो परिवर्तन किया, नेपोलियन संहिता लागू किया था, है ना, समान शुल्क लागू कर दिया, समान टैक्स लगा दिया सब पर, ये सब व्यवस्था खत्म करना चाहता था मैटरनिटी। चाहता था केवल टैक्स वही देगा जो निचला वर्ग का लोग होगा। ये चाहता था जिस तरह की पुरानी व्यवस्था थी, जिस मैं दोनों वीडियो में बता चुका हूँ, वो व्यवस्था लागू करना चाहता था कौन, मैटरनिटी। इसीलिए इसका नेपोलियन से झगड़ा था। और जब यह गद्दी पर बैठता है तो पुरानी व्यवस्था को लागू करता है, यानी फिर से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद जो भावना पनप रही थी, इसके गद्दी पर बैठने से उस पर ग्रहण लगता है। ये चाहता है कि पूरी राष्ट्रवादी भावना को दबा दिया जाए। यानी इसका मूल मंत्र था शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। समझ रहे हैं, शासन भी करो, कोई परिवर्तन ना होना, ना किसी को बोलने का अधिकार दो, ना किसी को कुछ अपने बिना अपने से करने का अधिकार दो, ना कोई स्वतंत्रता दो किसी भी प्रकार का। शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। ये किसकी देन था, ये किसका मूल मंत्र था, मैटरनिटी का। ये चाहता था कि कोई परिवर्तन ना हो समाज में, जैसा चल रहा है, जो शोषित हो रहे हैं उसको होने दो, जो पोप और चर्च का जो महत्व समाज में बढ़ करके है वो हमेशा रहे। राजा जो बोल दे वही नियम, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो अयोग्य कितना हो, वंशानुगत ही चलेगा, राजा का बेटा राजा ही कहलाएगा। यही व्यवस्था का समर्थन यही करता था मैटरनिटी। तो यही था, क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था कौन, नेपोलियन। ये मैटरनिटी ये नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से यूरोप में कोई क्रांति हो। क्रांति कब होगी, जब राष्ट्रवादी भावना उबाल मारेगी कि हमें देश के लिए, हमारे देश में सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे हम कितने भी अमीर हों, वो चाहे कितने भी गरीब हो, सभी को खाना समान मिलना चाहिए। खाने का मतलब सभी के पेट में 2 रोटी सही से जाए। व्यवस्था को खत्म करना चाहता था कौन, मैटरनिटी। इसने कुछ नियम कानून लागू किए, किस तरह से ये चाहता था कि पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो। और इसी वजह से, इसी मैटरनिटी के कारण से फ्रांस में 1830 से लेकर 48 तक पूरे यूरोप में क्या चलता है, क्रांति होती है। इसीलिए मैंने चैप्टर में समझाया था, एक युग चलेगा क्रांतियों का युग। वो क्रांति का युग कब चलेगा, 1830 से 48 के बीच में। क्यों, अभी हम आपको समझाते हैं। हम लोग समझते हैं कि मैटरनिटी ने ऐसा क्या किया
जिससे यूरोप में पुरानी व्यवस्था फिर से लौटने का उन्होंने यथासंभव प्रयास किया। पुरानी व्यवस्था को फिर से चाहा कि वो फिर से इस्टेब्लिश हो। कहाँ? यूरोप में। सबसे पहले मेटरनिक ने क्या किया, यूरोप में राष्ट्रवाद और संसदीय प्रणाली के विकास को रोकने का यथासंभव प्रयास किया। राष्ट्रवाद मैं समझा चुका हूँ, यानी जहाँ देश के प्रति लोग सोचने लगे कि भैया देश में राजा वाला व्यवस्था खराब है, हमारी प्रजा वाली व्यवस्था स्थापित हो, तभी तो क्रांति होगी, लोग द्वारा जनता द्वारा क्रांति होगी। लेकिन इन्होंने इस राष्ट्रवाद की भावना को ही रोक दिया। इसके लिए इसने क्या क्या किया, सभी राज्यों में निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था को स्थापित किया। यानी जो राजा होगा वो निरंकुश होगा, किसी का ना सुनेगा, चाहे वो कितना भी सच बोल रहा हो, कितना भी वो बेचारा लाचार हो, निरंकुश रहेगा। निरंकुश का मतलब होता है जो अपना मन करेगा वो करेगा राजा। तो निरंकुश राजतंत्र यानी राजा वाला तंत्र व्यवस्था फिर से बनाए रखना चाहा। किसने? मेटरनिक ने। इसने क्या किया, क्रांति के सिद्धांतों को रोकने के लिए प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। प्रेसे पर प्रतिबंध। अब देखो पहले क्या होता था, जो भी क्रांतियां होती थी, क्रांतियों का मतलब जो लोग एक तरह से इकट्ठा होकर के लड़ाई झगड़ा करने लगते थे, विद्रोह करने लगते थे, उसका कैसे पनप, उसका बीज कैसे बोया जाता था? तो उसका बीज बोया जाता था प्रेस के माध्यम से, क्योंकि पहले तो टेलीफोन था नहीं, मोबाइल थी नहीं, न्यूज़ समाचार टीवी था नहीं, तो लोग कैसे जानेंगे कि उस क्षेत्र में क्या हो रहा है। मान लो कि हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि जिससे क्रांति हो, है ना, तो क्रांति कैसे होगी? जब वहाँ के लोगों को भी हम अपने क्षेत्र में मिलाएंगे, यहाँ यानी हम अपने भावनाओं को समझाएंगे कि भाई ये हमारी भावना है, इसका समर्थन करो, ठीक है। तो प्रेस क्या करता था, प्रेस छापता था भाई कि देखिए ये गलत हो रहा है, राजा गलत कर रहे हैं प्रजा के लिए, ठीक है। तो प्रजा जो सोचने लगती थी कि भाई राजा कुछ गलत कर रहा है, तो ये भावना कैसे पहुँचती थी? प्रेस के माध्यम से। मीडिया तो थी नहीं उस वक्त, तो प्रेस पर ही प्रतिबंध लगा दिया कि भैया जो हम बोलेंगे वही लिखिएगा, राजा बोला, और जो नहीं बोलेंगे वो नहीं लिखिएगा। अगर आप लिखते हैं तो आपको भी फांसी की सजा दी जाएगी और आपके जो पत्रकारिता वाला पूरा कंपनी है उसको बंद कर दिया जाएगा। प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? मेटरनिक ने। यानी आप सरकार के विपक्ष में, सरकार के विरोध में कुछ नहीं लिख सकते हैं, राजा के विरोध में आप कुछ नहीं लिख सकते, जितना बोलेंगे उतना ही लिखेंगे। ऑस्ट्रिया के जासूसों द्वारा नागरिकों की गतिविधियों पर नजर। ऑस्ट्रिया का ही चांसलर था मेटरनिक, और ये क्या किया, नागरिकों की गतिविधियों पर, यानी नागरिक क्या कर रहे हैं, जैसे ना होता है कि कोई भी किसी पर नज़र रखना, तो ये क्या करता था, पूरा ऑस्ट्रिया के नागरिकों पर नज़र रखने के लिए इसने जासूसों की नियुक्ति कर दी। और जासूसों द्वारा जो ऑस्ट्रिया का नागरिक था, उसके अपने क्षेत्र का नागरिक, वो क्या करता था, सारा खबर इसको मिलते रहता था, किसको? मेटरनिक व्यवस्था, मेटरनिक को, ताकि कोई भी क्रांति ना कर सके। विश्वविद्यालयों में शिक्षक और छात्रों पर गुप्तचर के माध्यम से प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि अगर कोई शिक्षक कुछ राष्ट्रवादी भावना, जैसे अभी हम आपको बोलते हैं कि अगर कोई गलत करता है तो जरूर आवाज़ उठाइए, तो इस तरह से क्या होता है, राजा कुछ गलत कर रहा है तो आप आवाज़ उठाने के लिए विवश होइएगा। लेकिन ये क्या करता था, शिक्षक पर, यानी जो विश्वविद्यालय उस वक्त चल रहा था, वहाँ के शिक्षक और वहाँ के छात्रों पर प्रतिबंध रखता था, यानी नज़र रखता था गुप्तचर के माध्यम से कि देखो अगर कुछ ऐसा बात बोले तो हमको जरूर तुरंत इन्फॉर्म करना, हम क्या करेंगे, इस शिक्षक को और छात्र को जो वहाँ सुन रहा था इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, यही ना। तो शिक्षक और छात्रों पर नज़र रखता था। ऑस्ट्रिया के समान ही जर्मनी और इटली में राष्ट्रवादी भावना के विकास पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी ऑस्ट्रिया में तो ये चाहता ही था कि कोई परिवर्तन ना हो, किसी भी तरह का कोई राष्ट्रवादी भावना लोग ना समझ सके, उसका विकास ना हो सके। इसके साथ साथ जो जर्मनी था और जो इटली था, यहाँ भी यह नहीं चाहता था कि कोई भी राष्ट्रवादी भावना का विकास किसी भी फॉर्म में हो। अंतिम, इटली में निरंकुश शासन स्थापित कर दिया। इटली जो था वहाँ पर फिर से राजतंत्र को स्थापित कर दिया, राजा ही वहाँ निरंकुश फिर से गद्दी पर बैठा, फिर से इटली के जनता का क्या होने लगा, शोषण होने लगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि इन बिंदुओं से यूरोप में प्रतिक्रियावादी का दौर चला, फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू करने का, फिर से पुरानी व्यवस्था को अपनाए जाने का एक दौर चला, जिसको प्रतिक्रियावादी दौर कहते हैं। और इसके जनक कौन है? मेटरनिक साहब, क्योंकि इन्होंने ही फिर से पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया जब गद्दी पर ये बैठते हैं। लेकिन इतना करने के बावजूद राष्ट्रवादी भावना नहीं दब सकी, क्योंकि जनता अब थोड़ी पढ़ी लिखी हो गई थी, जनता समझ चुकी थी पहले एक क्रांति हो चुकी है, फिर क्रांति करनी है ताकि इस व्यवस्था को फिर से उखाड़ फेंका जाए, जो व्यवस्था फिर से बन रही है जिसमें हमारा शोषण होगा।
और इसीलिए राष्ट्रवादी संस्थाएं बनने लगती है जो भूमिगत होकर के, यानी किसी को दिख नहीं रहा है कहीं घर के अंदर। जैसे देखते हो आतंकवाद वगैरह क्या करता है, आप ही के एरिया में रहेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्यों? सिविलियन ड्रेस में रहा, अपना चुपचाप से काम करता है, उसको पता नहीं चलता है कि कोई भी है। जैसे स्लीपर सेल्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो उसी तरह से ये क्या करते थे, भूमिगत होकर के, क्योंकि अगर पता चल जाएगा राजा को, मेटरनिक को, तो फिर से हमारी संस्था को बंद कर देगा। और भूमिगत होकर के, यानी पता नहीं चल रहा है कि गांव में ऐसी कोई संस्था है जहां पर राष्ट्रवादी भावना, यानी जहां पर एकता का माहौल बन रहा है। जैसे मान लो अभी स्कूल ऑफ परीक्षा है, यहाँ क्या हो रही है, पढ़ाई हो रही है, लेकिन अगर इसको हम भूमिगत कर दें, यानी कि बहुत आदमी को ना पता चलने दे कि कोई संस्था चल रही है ना, चुपचाप बच्चे को बैठाएं और बुलाएं और पढ़ा के भेज दें, तो ये हो जाता है भूमिगत संस्था। यानी कि राजा के डर से हमने व्यवस्था को गौण रखा, और ताकि धीरे धीरे लोगों में विकास का माध्यम, राष्ट्रवाद का माध्यम धीरे धीरे फैले और फिर लोग क्या करें, क्रांति कर दे। और इसी में क्रांति होती है। आगे देखिए, अब समझते हैं कि मेटरनिक इतना प्रयास किया कि किसी तरह से राष्ट्रवादी भावना का विकास यूरोप में फिर से ना हो सके, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रवादी भावना के विकास के प्रसार को नहीं रोक सका। कौन? मेटरनिक साहब। आपने जो पिछला बिंदु देखा था वो सब क्या था, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, स्कूल में शिक्षक और टीचर पर नजर रखा जाए, ऑस्ट्रिया के नागरिकों पर नजर रखा जाए, ताकि ये लोग एक हो करके राजा के विरुद्ध आवाज ना उठा सके, कोई भी राष्ट्रवादी भावना इस तरह से प्रबल ना हो सके। इसलिए उसने क्या किया, कठोर प्रतिबंध सब पर लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रवादी व क्रांतिकारी भावनाओं का पूर्ण रूप से दमन नहीं हो सका। किससे? मेटरनिक से। और इसके फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप इटली याद है ना, इटली के विख्यात क्रांतिकारी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेजनी, नाम से वाकिफ होंगे। इटली में एक व्यक्ति थे जो क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावना के प्रबल समर्थक थे। मेजनी साहब ने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का क्या किया, स्थापना कर दिया। मेजनी ने देखा कि अब अगर हम खुले रूप से अगर विरोध नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो क्या करें, एक संस्था बना लेते हैं, भूमिगत संस्था, जिस संस्था की खबर राजा को नहीं होनी चाहिए, चुपचाप से वहां काम होगा। इसी संस्था का नाम था यंग इटली। अगर आपसे पूछा जाए यंग इटली या यंग यूरोप यानी जवान यूरोप, और यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली और यंग यूरोप क्या था? एक संस्था था, एक भूमिगत संस्था था, संगठन था। इसके संस्थापक कौन थे? तो मेजनी थे। मेजनी कौन थे? तो इटली के विख्यात क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी भावना का ये क्या करता था, दमन करता था, लेकिन ये उसका समर्थन करते थे। ये चाहते थे कि राजा वाली व्यवस्था फिर से ना हो सके, यानी जो हमारा प्रजा है, जो हमारी जनता है, उसी का शासन हो, लोकतंत्र स्थापित हो। और मेटरनिक इसका घोर विरोधी था। इसीलिए इसने एक संगठन बनाया मेजनी साहब ने, जिसका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप। यहाँ से ये क्या करते थे, राष्ट्रवादी भावना का विकास करते थे, लोगों में तरह तरह की योजनाएं बनाते थे, लोगों को बताते थे कि देखिए इस योजना जो मेटरनिक ने जो लागू करी है, इससे आपका शोषण होने वाला है। आखिर लोगों को समझाइएगा तब ना कि ये व्यवस्था गलत है। जैसे अभी मान लेते हैं सरकार, भारत की सरकार, एक तरफ बोला जाता है कि मोदी साहब बहुत निरंकुश हो गए हैं, बहुत तानाशाह हो गए हैं, सारी व्यवस्थाएं गलत लागू हो रही है, देश का निजीकरण करना, सारी संस्थाओं का निजीकरण करना सही नहीं है। आखिर ये लोगों को समझाइएगा तब ना, लोग तो थोड़ी समझ पा रहा है। अभी जैसे पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, तो लोगों को समझ में आया कि भाई पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया है, सरसों का तेल ज़्यादा महंगा हो गया, तो आपको सरकार के विरुद्ध क्या होता है, आवाज़ उठने लगती है। तो सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठेगी तब जब लोगों को समझ में आएगा। तो वही संस्था जो समझाएगी लोगों को यूरोप में, इटली में खास करके, उस संस्था का नाम क्या था, यंग इटली और यंग यूरोप। इन दोनों संस्थाओं में मेटरनिक द्वारा किए गए दुष्परिणाम कामों का चर्चा यहाँ किया जाता था कि मेटरनिक ने कुछ गलत व्यवस्था लागू की, हमें एक दूसरे से साथ होकर के लड़ना है। किससे? मेटरनिक से। इसके बाद एक उग्र राष्ट्रवादी संगठन था कार्बोनरी, एक संस्था और थी कार्बोनरी, इसको भी स्थापित कर दिया गया कि आप यहाँ से भी राष्ट्रवादी भावना का विकास किया जाए। यानी आप ऐसे समझे शॉर्ट में कि मेटरनिक इतना किया कि किसी तरह से राष्ट्रवादी भावना रुके, लेकिन नहीं रोक सका। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इटली के विख्यात क्रांतिकारी द्वारा, यानी मेजनी द्वारा, यंग इटली और यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठन की स्थापना। इसीलिए मेटरनिक कहता था, किसको? मेजनी को, कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन अगर कोई है तो वो है मेजनी। समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति अगर समाज का भला करने लगता है तो जो उससे दुखी लोग होते हैं ना, जो उसके विरोध में रहते हैं, वो कहेगा सबसे दुश्मन हमारा यही है, गांव के दुश्मन यही है।
दुश्मन यही है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो व्यवस्था अगर क्रिएट कर देगा तो फिर हमें नुकसान होगा। मेटरनिक साहब ये जानते थे कि अगर मेजनी अपने प्रयासों में सफल हो गया तो हमें भागना पड़ जाएगा। कहाँ? ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ जाएगा। यही हुआ। इसीलिए मेटरनिक कहता था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो कौन है? मेजनी है। कौन कहता था? मेटरनिक कहता था। इसके बावजूद क्या हुआ? फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में बहुत सारी गुप्त संगठन बनने लगे। देखा, इसकी सब बनाने लगा, गुप्त संगठन बनने लगा, राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होने लगी, लोगों को समझ आने लगा कि फिर से व्यवस्था पुरानी वाली हमें नहीं चाहिए। और ऑस्ट्रिया जहाँ का चांसलर था, जहाँ का मेन गद्दी पर बैठल था मेटरनिक, जहाँ का प्रधानमंत्री था, मान लीजिए ऐसे, वहाँ भी उसके नगर थे। ऑस्ट्रिया का एक नगर है हंगरी, बोहेमिया, वहाँ भी बहुत सारे संगठन बनने लगे थे और वहाँ भी राष्ट्रवादी भावना का विकास होने लगा। अंत में क्या होगा? अंत में ये होगा, देखिए अंत में क्या हुआ। मेटरनिक साहब नहीं संभाल पाए, ना ही क्रांतिकारियों का दमन कर पाए। इनके पास इतना पावर नहीं था कि जो जनता विद्रोह कर रही है उस विद्रोह को हम दबा दें। क्यों? क्योंकि हुआ क्या था, 1848 में ऑस्ट्रिया की राजधानी, जहां ये गद्दी पर बैठे थे, ऑस्ट्रिया की राजधानी हम लिख देते हैं आपके लिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में खुले रूप से, एकदम मतलब खुल करके लोग विद्रोह करने लगे। वियना में खुले रूप से विद्रोह होने लगा लोगों का, यानी वियना में जनता का जोरदार विद्रोह होने लगा, और जिसको मेटरनिक साहब संभाल नहीं पाए। फलस्वरूप 1848 में मेटरनिक साहब क्या करते हैं? त्यागपत्र देते हैं। किसकी गद्दी से? वियना की गद्दी से, ऑस्ट्रिया की गद्दी से त्यागपत्र देते हैं। और यहाँ कहाँ? ऑस्ट्रिया से ये कहाँ चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि जानते हैं यहाँ रहेंगे तो मारा जाएंगे, है ना। पब्लिक क्या गुस्से में, तो निकल लो। जैसे देखते हो बहुत सारा चीटर क्या होता है, फटाक से कुछ कांड किया और निकल गया विदेश, तो क्या होता है, सरकार पकड़ नहीं पाती है। वही काम इसने किया भाई, कि देखा कि अब मेरा जो खुद का राष्ट्र है, जिस गद्दी पर हम बैठे हैं, वहां के नगरों में विद्रोह होने लगा हमारे खिलाफ, तो हम बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो इसने क्या किया? तुरंत त्यागपत्र दिया। भाई हम ऑस्ट्रिया की गद्दी से त्यागपत्र देते हैं, हम ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में त्यागपत्र देते हैं और हम चले आओ लंदन, आप लोग संभालिए अपनाते। यानी आप इस वीडियो में पूरा समझ चुके हैं कि किस प्रकार नेपोलियन के अंत के बाद एक व्यवस्था चली, एक युग चला, जिसको मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक युग क्या था? मेटरनिक व्यवस्था क्या थी? मेटरनिक व्यवस्था वह थी जिसमें पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया गया, जिसमें नेपोलियन द्वारा जो परिवर्तन किया गया उसे फिर से पुनर्रूप में, यानी जो पहले था उसी रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रवादी भावनाओं का दमन किया गया। इसका मूल मंत्र ही था मेटरनिक का कि शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो, है ना। इसके फलस्वरूप बहुत सारे क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भूमिगत संगठन बनने लगे, जिसका उदाहरण था इटली में मेजनी द्वारा यंग इटली और यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठन की स्थापना, जिसके माध्यम से जनता के बीच में क्षेत्रों में राष्ट्रवादी भावना प्रबल रूप से पनपने लगी। और अंत में 1848 में मेटरनिक जिस गद्दी पर बैठा हुआ था उसके क्षेत्र में भी विद्रोह हुआ और जोरदार विद्रोह हुआ। अंततः मेटरनिक विद्रोह को शांत नहीं कर सके और इन्होंने 1848 में त्यागपत्र दिया और ये लंदन चले गए ऑस्ट्रिया से। इस तरह से नेपोलियन का जिस तरह हमने अंत पढ़ा, उसी तरह से मेटरनिक युग का उदय और अंत हमने पढ़ लिया। फिर मेटरनिक साहब कैसे आए, शासन किए और कैसे चले गए, इनको भगा दिया गया। ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें, सिर्फ समझना है कहानी, बाकी चीज़ें। और याद रखिएगा ये सिर्फ क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th 12th ग्रेजुएशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देखिएगा। ये तीसरा वीडियो था। अगला वीडियो होगा जर्मनी का एकीकरण और एक और लास्ट वीडियो जाएगा इटली का एकीकरण। इसके बाद आपका अध्याय 1 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर आप नए हैं यदि इस चैनल पे, तो पहले उस 2 वीडियो को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।